तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें इनका, इसका और इसका, या फिर इसका या इसका, बात एक ही है। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, बट इनकी फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। फिज़िकल भी सेम होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, बस फ़र्क होगा तो इनके ऑप्टिकल रोटेशन में होगा। ठीक है, मतलब एक लेफ़्ट साइड रोटेट करेगा और एक राइट साइड रोटेट करेगा, बस इतना ही फ़र्क होता है, नहीं तो फिज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं। अब जो इतना आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो ये सब पढ़ा, तो उसको अब हम थोड़ा सा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम SN1 की बात करते हैं। SN1 में मैंने आपको बताया था, SN1 अगर आपको नहीं भी याद होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। उसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटायन बनता है ना। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, मतलब सबसे पहले जो हैलोजन ग्रुप होता है वो हैलोजन ग्रुप कार्बन को छोड़ता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और कार्बोकेटायन के बारे में आपने पढ़ा है कि कार्बोकेटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा याद रखिएगा sp2 होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनार होता है। देखिए, ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन में है, और ये जो p बॉन्ड है ये दोनों तरफ है। ठीक है, तो मान लीजिए क्लोरीन ऊपर से निकला हुआ है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे था, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ था, वो निकल गया है, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है ना, ये क्लोरीन अब जुड़ा नहीं है, ये निकल चुका है, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो अब ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, SN1 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें इस इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकेटायन होता है, और कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, sp2 का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा आपको पहले से अगर आप पढ़ के आए होंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। अगर थोड़ा सा नहीं पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो अब भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो ऊपर से आके अटैक कर दे, ठीक है, कार्बन पे, या वो नीचे से आके अटैक कर दे, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि या वो सामने से आके अटैक कर दे या पीछे से आके अटैक कर दे। ठीक है, दोनों में से किसी एक तरफ से आके वो अटैक कर सकता है। अगर वो सामने से आके अटैक करता है, जहाँ से जो क्लोरीन जुड़ा था निकला है वहाँ पे आके अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा, और जो पहले स्ट्रक्चर था, जिस तरह का स्ट्रक्चर पहले था उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, बस क्लोरीन की जगह पे एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये अपना स्ट्रक्चर रिटेन करेगा। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर क्या करेगा, रिटेन करेगा, जिस तरह से पहले था वैसे ही रहेगा, इसको कहते हैं हम रिटेंशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये अगर नीचे से या फिर पीछे से अटैक करता है, तो पीछे से जब अटैक करेगा तो जो पुराना स्ट्रक्चर था उससे अपोजिट स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे होता है इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन, यानी कि SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। ठीक है, यानी SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। याद रखिएगा इस बात को, SN1 रिएक्शन में इन रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कार्बन कायरल कार्बन है, मतलब इससे जुड़े हुए ये और ये तीनों ही ग्रुप क्या है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आपका, मान लीजिए कि ये कार्बन, ये CH3 C2H5H और ये Br ये है, तो इसमें से जब ये स्लो स्टेप में Br निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसमें कार्बोकेटायन में अब ये जो कार्बन है इस पर जो नया स्पीसीज आएगा वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, और इधर से भी अटैक कर सकता है। इधर से भी अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो देखिए, एक तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव है अभी, इस पे अगर इधर से अटैक करता है तो ये OH यहाँ जुड़ेगा, अगर इस साइड से अटैक करता है तो OH यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो पहले ऐसा था
जो पहले इस तरीके का था, ठीक है, जो Br यहाँ जुड़ा था, H यहाँ जुड़ा था, CH3 और C2H5, उसी में देखिए अब एक बार H इधर हो गया और एक बार H लेफ्ट, एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में, मतलब एक बार रिटेंशन हुआ और एक बार इन्वर्जन हुआ। इसका मतलब ये है कि एक बार L फॉर्म बना मतलब लीवो रोटेटरी बना और एक बार D फॉर्म बना मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका मतलब ये है कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में दोनों तरह के आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे जब हम SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए SN2 रिएक्शन यही होता है, कार्बन CH3 आपका C3H7H और बॉन्ड X, इस पर आपका जो है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर मान लीजिए OH नेगेटिव आके अटैक किया। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होता है, मतलब एक ही स्टेट में वो OH और X दोनों से जुड़ा होता है, इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और जब ये टूटता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब X निगेटिव निकल जाता है और इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले स्ट्रक्चर इस तरीके का था जिसमें X राइट साइड जुड़ा हुआ था। जो फाइनल स्ट्रक्चर है, मतलब अगर हम न्यूक्लियोफाइल इसको कहें तो न्यूक्लियोफाइल राइट साइड जुड़ा हुआ था। जो फाइनल स्ट्रक्चर है रिएक्शन के बाद, उसमें न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि, और यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल राइट से हट के न्यूक्लियोफाइल, भले न्यूक्लियोफाइल बदल गया है लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे राइट में था, यहाँ पे लेफ्ट में हो गया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। और याद रखिएगा SN2 में हमेशा ही इन्वर्जन होता है, जहाँ से जबकि SN1 रिएक्शन में कभी कभी मतलब कि 50% रिटेंशन होता है तो 50% इन्वर्जन होता है। आपको वजह समझ में आ गया? नहीं आया है तो एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आ जाए समझिए। फिर भी नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक और चीज़, ये जो सवाल है रिटेंशन इन्वर्जन का, जो हम SN1 और SN2 में रिटेंशन और इन्वर्जन पढ़ रहे हैं, ये बात तभी उठती है जब ये जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल कार्बन नहीं होता है, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे अगर ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, कायरल कार्बन नहीं होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि OH किधर भी जुड़े, क्योंकि अगर कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि OH लेफ्ट में जुड़ता है कि राइट में जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पर रिटेंशन इन्वर्जन की बात ही नहीं होगी, D और L फॉर्म बनेंगे ही नहीं। तो ये सवाल जैसे ये है, ये देखिए 3 CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि कायरल कार्बन नहीं है। अब इसमें X इधर ही X OH आके यहीं जुड़ जाए या फिर इस साइड आके जुड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा ही नहीं। तो इधर भी जुड़ेगा तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, इधर भी जुड़ेगा तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। यानी कि ये जो SN1 और SN2 में रिटेंशन इन्वर्जन की बात की गई है, ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए हैं जिनमें जो कार्बन हो वो कायरल कार्बन हो, ठीक है। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें CH3 है, H है, C3H7 है, X है, ये चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये कायरल कार्बन है। तो इसके लिए जो इन्वर्जन है वो मायने रखता है, लेकिन इसके लिए जो इन्वर्जन है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो होगा वही सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, और मैं आपको अब नोट्स दे देता हूँ, आप नोट्स से अपनी नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप लोग पूछिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है।